हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। हम पढ़ रहे थे नर व मादा युग्मकोद्भिद संरचना व विकास, और इस क्रम में हम कल लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमें लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? लघु बीजाणु जनन। और ये कहाँ होगा? लघु बीजाणु जनन कहाँ होगा? जो हमने कल पढ़ा था लघु बीजाणुधानी, उस लघु बीजाणुधानी में ही क्या होगा? लघु बीजाणु जनन होगा। तो कल जो हमने लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ा था, एक बार हम उसको दोहरा लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। देखिए, लघु बीजाणुधानी या जिसको हम परागकोश भी कहते हैं, तो जब ये अपरिपक्व अवस्था में होता है, हमने कल पढ़ा था, तो इसमें दो स्पष्ट संरचनाएं होती है, दो स्पष्ट परतें होती है। एक बाह्य त्वचा बाहर की ओर, एक अधस त्वचा भीतर की ओर होती है। बाह्य त्वचा तो आपने देखा था कि प्रारंभ से लेकर अंत तक यानी परिपक्व अवस्था तक एज इट इज बनी रहती है। और क्या काम करती है? तो ये काम करती है परागकोश की सुरक्षा का काम करती है। दूसरा हमने जो पढ़ा था कि बाह्य त्वचा के नीचे क्या होती है? अधस त्वचा होती है। और आपने पढ़ा था कि अधस त्वचा की कुछ कोशिकाएं जो है विभेदित होकर के अपना गाढ़ा जीवद्रव्य कर लेती है और आकार में बड़ी हो जाती है, जिनको आप क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है। अब ये प्रपशु कोशिकाएं जब विभाजन करती है तो आपने देखा था कि दो प्रकार की सेल्स बनती है। कितने प्रकार की सेल्स बनती है? दो प्रकार की सेल्स। पहली प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी जो कोशिका बनती है वो क्या होती है? वो होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ये कोशिकाएं भी क्या करती है? ये भी आगे विभाजन करती है। तो जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है वो तो विभाजन करके परागकोश की भित्ति बनाती है, जिसमें 4 परतें होती है। क्या होती है? 4 परतें। ये 4 परतें कौन कौन सी होती है? तो हमने कल भी पढ़ा था, हम फिर एक बार डायग्राम में देख लेते हैं कि जो सबसे बाहर होती है, अच्छा 4 परतों में से एक परत तो ऑलरेडी होती है, 3 परतें बनाते हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन इनके बनते जो परागकोश की भित्ति होती है उसमें टोटल परतें कितनी हो जाती है? 4 परतें हो जाती है। और ये 4 परतें कौन कौन सी है? तो जो सबसे बाहर की परत होती है बाह्य त्वचा, जो सुरक्षा का काम करती है। आपने पढ़ा था जो अंतःस्थीशियम होती है और अल्फा सेलुलोज पट्टियों की बनी होती है, जो आर्द्रता ग्रहण करके इस परागकोश के फटने में हेल्प करती है। मध्य परत का कोई स्पेसिफिक कार्य नहीं होता है। टेपिटम क्या करती है? तो टेपिटम का जो 2 मोस्टली इसके काम हैं टेपिटम के, एक तो ये जो परागकण बनेंगे या लघु बीजाणु बनेंगे उनको क्या देगी? पोषण। और दूसरे जो परागकण बनेंगे उनकी क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। सुरक्षा किसे करेगी? हम अभी आगे इसमें बात करेंगे कि टेपिटम किस प्रकार ये जो परागकण बने हैं, रेड कलर में मैंने बनाए हैं, तो टेपिटम इन परागकणों की सुरक्षा भी करती है। और प्लस ये हरे कलर में टेपिटम है ना, आपने देखा ये बाह्य त्वचा, फिर ये जो धारियां हैं ये अंतःस्थीशियम, फिर ये ब्लैक कलर की जो सेल्स है मध्य परत बना रही है, और जो ग्रीन कलर की लास्ट परत है वो क्या है? वो टेपिटम है। अब टेपिटम यहाँ 2 काम कर रही है, एक तो जो परागकण अंदर बन रहे हैं उनको पोषण दे रही है, और दूसरी जो परागकण बन रहे हैं उनकी सुरक्षा भी कर रही है। कैसे करेगी ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया था, ये सारी रचना किसने बनाई? परागकोश की भित्ति, ये प्राथमिक भित्ति कोशिका ने बनाई। दूसरा आपने पढ़ा था कि जो दूसरी सेल होती है प्रपशु विभाजन से बनती है, प्रपशु कोशिका के विभाजन से, वो होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। क्या होती है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। और ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका भी विभाजन करके नए प्रकार की सेल बना लेती है, जिसको क्या कहते हैं? बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। और इस बीजाणुजन कोशिका से क्या बनते हैं? इस बीजाणुजन कोशिका से बनते हैं लघु बीजाणु, या जिनको आप क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। हालांकि लघु बीजाणु और परागकण में भी एक माइनर सा अंतर होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आज ही इसी अध्याय में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पढ़ा कि जो लघु बीजाणुजन कोशिकाएं बनती है, तो अब ये बीजाणुजन कोशिकाएं इस स्ट्रक्चर में कहाँ है? ये 4 परतें तो हमको स्पष्ट नजर आ रही है जो प्राथमिक भित्ति कोशिका से बनती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें बीजाणुजन कोशिका भी है, लेकिन यहाँ हमको नजर नहीं आ रही है बीजाणुजन कोशिका। तो एक्चुअली वो नजर क्यों नहीं आ रही है या हमने क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि बीजाणुजन कोशिका, ये जो आप यहाँ पर परागकण या लघु बीजाणु देख रहे हैं, एक्चुअल में यही पहले पूर्व में क्या थी? यहाँ पर एक कोशिकाओं का एक समूह था इस प्रकार से, और इन्हीं कोशिकाओं को क्या कहा जाता था? इन्हीं कोशिकाओं को कहा जाता था बीजाणुजन कोशिकाएं। ये कोशिकाएं ही क्या थी? बीजाणुजन कोशिका। लेकिन परिपक्वन अवस्था में क्या होता है कि ये जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं ये विभाजन करती है, सारी नहीं करती है, इनमें से कुछ कोशिकाएं विभेदित होकर के विभाजन करती है, और विभाजन करके इस प्रकार से क्या कर लेती है? ये
लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण कर लेती है। तो जब बीजाणुजन कोशिकाएं परागकणों का निर्माण कर चुकी है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें यहाँ पर बीजाणुजन कोशिकाएं दिखाई नहीं देगी। हालांकि कुछ मात्रा में होती है, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ कि ये मान लीजिए कि कुछ कोशिकाएं होती है, लेकिन मैंने चूंकि यहाँ परागकण बना दिए तो फिर उसको मैंने दर्शाया नहीं है। तो इस प्रकार से बीच बीच में कुछ बीजाणुजन कोशिकाएं होती है और इन बीजाणुजन कोशिकाओं में से ही कुछ कोशिकाएं विभाजन करके क्या करती है, परागकणों का निर्माण करती है। तो ये जो प्रक्रिया है बीजाणुजन कोशिका से ये बीजाणु बनने की, यही क्या कहलाती है, यही बीजाणुजनन कहलाती है। हम इस पर अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आपको ये लघु बीजाणुधानी का डायग्राम हमने एक बार और पढ़ लिया कि ये किस प्रकार से होता है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो टेपिटम होती है वो पोषण और सुरक्षा दोनों का काम करती है। वो कैसे? तो जैसे जैसे ये बीजाणुजन कोशिकाएं हैं परागकणों का निर्माण करती जाती है, वैसे वैसे जो ये टेपिटम है ये टूटती जाती है और टूट करके, जैसा आपने बारीक बारीक डॉट देख रहे हैं, तो ये टेपिटम टूटी हुई है और ये टेपिटम क्या करती है, इन परागकणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। दूसरा, यही टेपिटम के द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है वो पदार्थ इसके चारों ओर एक आवरण बना लेता है जिसको स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, जो इस परागकण की क्या करता है, सुरक्षा करता है। देखिए होता क्या है कि जो टेपिटम है ये एक पदार्थ का स्त्रावण करती है जिसको कहते हैं प्रोयूबिस्काई। क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काई। और ये प्रोयूबिस्काई परिपक्व होकर किस में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है यूबिस्काई में। और यूबिस्काई फिर अंततः फाइनली किस में चेंज हो जाता है? एक कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेनिन में परिवर्तित हो जाता है। और यही स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, इन परागकणों के चारों ओर एक आवरण का निर्माण करता है, इस प्रकार से जो परागकणों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टेपिटम का एक फंक्शन तो क्या हो गया, परागकणों को पोषण प्रदान करना। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा कि परागकणों को पोषण कौन प्रदान करता है, तो टेपिटम प्रदान करता है। दूसरा, जो परागकणों की सुरक्षा के लिए पदार्थ बनता है स्पोरोपोलेनिन, वो भी किससे बनता है? टेपिटम से। किस क्रम में बनता है? तो क्रम भी ध्यान रखना, टेपिटम से पहले प्रोयूबिस्काई बनता है, प्रोयूबिस्काई से यूबिस्काई बनता है और यूबिस्काई से फिर फाइनली क्या बनता है, स्पोरोपोलेनिन बनता है, जो विकसित होते परागकणों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर कि जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो तो बीजाणुओं का या परागकणों का निर्माण करती है, लघु बीजाणुओं का या परागकणों का निर्माण करती है, और जो टेपिटम है वो परागकण के निर्माण के साथ ही टूटती जाती है और एक पदार्थ स्रावित करती है जो इन परागकणों के चारों ओर क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करता है। तो यहाँ तक तो हमारी ये बात हो गई। ये हमने जो कल पढ़ा था उसको एक जो है क्योंकि हमने रिवीजन ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। तो देखिए, अब लघु बीजाणु जनन में क्या हुआ, तो आपको इतनी बात तो समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं लघु बीजाणुओं का निर्माण किससे होता है, बीजाणुजन कोशिकाओं से होता है। इन कोशिकाओं से ना, ये बीजाणुजन कोशिकाएं यानी कि इन कोशिकाओं से ये जो आपको लघु बीजाणु दिखाई दे रहे हैं इनका निर्माण होता है। बात करते हैं कैसे होता है, वही प्रक्रिया क्या है, लघु बीजाणु जनन है। तो आगे बढ़ते हैं। लघु बीजाणु जनन। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि लघु बीजाणु जनन में अभी हमने क्या पढ़ा कि कहीं ना कहीं लघु बीजाणु जनन यानी कि जो बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है वही लघु बीजाणु जनन है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट होती है बीजाणु जन कोशिका से, जिसका निर्माण किससे हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगर हम आगे बात करें और पीछे जाएं तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका किससे बनी है, प्रपसु कोशिका से। और अगर आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा है तो प्रपसु कोशिका किससे बनी है, तो ये अधस त्वचा की कोशिकाएं हैं। अधस त्वचा की कोशिकाएं हैं जो विभाजन योग्य होती है। चलो ठीक है, इसको तो अब छोड़िए, यहां पर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बीजाणुजन कोशिका है वही
लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। परंतु मैंने पहले भी बताया कि जैसे मान लीजिए कि ये सारी बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारी बीजाणुजन कोशिकाएं ही बीजाणुओं का निर्माण करेगी, यानी सारी बीजाणुजन कोशिकाएं लघु बीजाणुओं का निर्माण नहीं कर सकती है। तो फिर कौन करता है? इनमें से कुछ बीजाणुजन कोशिकाएं डिफरेंटिएट होती है, जो कि अपने जीवद्रव्य की मात्रा को बढ़ा करके सघन जीवद्रव्य वाली हो जाती है, यानी गाढ़े जीवद्रव्य वाली हो जाती है और आकार में बड़ी हो जाती है। इन बीजाणुजन कोशिकाओं को अब बीजाणुजन कोशिकाएं ना कह करके कहा जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि द्विगुणित होती है। यानी बीजाणुजन कोशिकाओं में से कुछ विशेष कोशिकाएं होती है जो आगे विभाजन करके लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं को हम क्या कह रहे हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अच्छे से नाम ध्यान रखना, क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो अब आपसे पूछे कि भाई लघु बीजाणुओं का निर्माण किससे होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? बीजाणुजन कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका? तो आपका जवाब होगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। हाँ, ये अलग बात है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका किससे बन रही है, तो वो बीजाणुजन कोशिका से बन रही है। लेकिन करंट स्थिति में देखें तो जो बीजाणु बनेगा या लघु बीजाणु या परागकण बनेगा, उसका पूर्वज कौन होगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, और जब भी परीक्षा में पूछा जाए कि लघु बीजाणुओं का निर्माण किससे होता है, तो बीजाणुजन कोशिका आंसर नहीं होता, लघु बीजाणु मात्र कोशिका आंसर होता है, जो कि द्विगुणित होती है। अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका करती क्या है? जैसे मान लीजिए ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक, तो ये क्या करती है? ये अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है ये करती है अर्धसूत्री विभाजन। और आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो दो फेज में होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले जब ये एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, तो सबसे पहले इसे दो अगुणित कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है? दो अगुणित कोशिकाएं बनती है। अब क्या होता है? अब इस प्रत्येक अगुणित कोशिका में एक बार फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूरा होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिसके फलस्वरूप इससे भी दो कोशिकाएं बन जाती है और इससे भी यहां दो कोशिकाएं बन जाती है, और इस प्रकार से चार कोशिकाएं बनती है जो कि अगुणित होती है। ये चार कोशिकाएं ही वास्तव में कौन होती है? ये चार कोशिकाएं ही वास्तव में लघु बीजाणु होती है। कौन होती है? लघु बीजाणु होती है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बना लेती है? लघु बीजाणु बना लेती है, अगुणित लघु बीजाणु बना लेती है। और यहाँ से यहाँ तक की जो ये प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया कहलाती है लघु बीजाणु जनन। क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अगर परिभाषा में बोलें तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये द्विगुणित रचना है, ये अगुणित रचना है। तो दोनों रचनाओं के आगे, इसके आगे द्विगुणित शब्द लगाना है, इसके आगे अगुणित शब्द लगाना है। देखिए क्या परिभाषा बनती है कि द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हो रहा है? में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ? चार अगुणित लघु बीजाणु बने। तो एक बार फिर मैं समरी में परिभाषा बोल देता हूं कि द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो ये बात हो गई किसकी? लघु बीजाणु जनन की। और ये किस में हुआ है? ये हुआ है यहाँ, ये घटना है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये घटना है। क्या है? ये है लघु बीजाणु जन्म। इससे कुछ कोशिकाएं डिफरेंटिएट हुई और क्या बन गई? ये
लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बन गई। अब इनमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप ये रचनाएं, इधर देखिए, इसके फलस्वरूप ये रचनाएं यानी कि ये लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। तो यहाँ से ये जो लघु बीजाणु बन रहे हैं, यही घटना क्या है, यही घटना बीजाणु जनन है, जो किसमें होती है, लघु बीजाणु धानी में होती है। ये पूरी घटना कहाँ हो रही है, ये यहाँ हो रही है, ठीक है। तो ये लघु बीजाणु जनन है। तो आपने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन के समाप्त किए हैं, एक लघु बीजाणु धानी क्या है, और दूसरा लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन क्या है। तो ये दो टॉपिक हम यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं। इसी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, उसको हम समझते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने जब विभाजन किया, तो इस विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ, इस विभाजन के फलस्वरूप ये 4 लघु बीजाणु बने। अब होता क्या है उसको समझिए कि जो ये 4 लघु बीजाणु बने हैं, यहाँ पर तो आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, परंतु वास्तव में क्या होता है कि जब ये एक कोशिका विभाजन करके 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, तो वास्तव में पृथक पृथक ना होकर के एक केलोज भित्ति के द्वारा, कौन सी भित्ति, नाम याद रखना, केलोज भित्ति। इस केलोज भित्ति के द्वारा ये आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं। इस प्रकार से ये चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ये जो रेड कलर में बनाया है, ये क्या है, ये है केलोज भित्ति। तो क्या हुआ कि जो हमने ऊपर पढ़ा, ये 4 लघु बीजाणु जो बनते हैं वास्तव में पृथक पृथक नहीं होते, बल्कि इस प्रकार से केलोज भित्ति के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जो रचना है, इस रचना को आप क्या कहते हैं, इस रचना को आप कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। आगे बात करते हैं कि ये केलोज भित्ति क्या हमेशा बनी रहती है, तो ऐसा नहीं है। ये केलोज भित्ति क्या करती है, ये केलोज भित्ति आर्द्रता ग्रहण करके विघटित हो जाती है। अब विघटित हो जाएगी तो क्या होगा, जब ये केलोज भित्ति पूरी विघटित हो गई, तो यहाँ जो 4 जुड़े हुए लघु बीजाणु थे चतुष्क के रूप में, वो क्या हो जाएंगे, वो इस प्रकार से पृथक हो जाएंगे। यानी अब बन जाएगी कौन सी स्थिति, ये जो आप यहाँ सब अलग अलग देख रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। तो इस स्थिति को आप क्या कहते हैं, परागकण। देखिए, जब तक जुड़े रहते, मैंने कहा था लघु बीजाणु और परागकण में एक माइनर सा अंतर होता है कि जब बनते हैं तो इस प्रकार से चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इनमें कोई निषेचन की कैपेसिटी इस दौरान नहीं होती है। लेकिन जब ये केलोज भित्ति गल जाती है और ये लगभग गोलाकार आकृति ले लेते हैं और चारों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ये स्थिति परागकण कहलाती है। तो ये एक माइनर सा अंतर होता है। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि दोनों एक दूसरे के पर्यायी शब्द हैं, लघु बीजाणु कह दीजिए या परागकण कह दीजिए, फिर भी एक माइनर सा डिफरेंस आप देखना चाहते हैं दोनों में, तो इस प्रकार से आप अंतर कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि जो ये लघु बीजाणु चतुष्क था, उसकी केलोज भित्ति आर्द्रता ग्रहण करके विघटित हो गई और चारों लघु बीजाणु क्या हो गए, पृथक हो गए। आकार में ये गोलाकार हो जाते हैं, आकार में क्या हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, और यही स्थिति क्या कहलाती है, परागकण कहलाती है। तो इस प्रकार से फाइनली लघु बीजाणु धानी में क्या बन गए हैं, परागकण बन गए हैं। ये भी एक बात हो गई। वापस आते हैं चतुष्क पे कि क्या ये चतुष्क यहाँ जैसा मैंने बनाया है उसी स्थिति में होता है, ऐसी ही व्यवस्था होती है, तो जी नहीं, ये नहीं होता है। एक्चुअल में ये जो चतुष्क बना है, ये भी 4 प्रकार की व्यवस्थाओं में हो सकता है। कितने प्रकार की व्यवस्था, 4 प्रकार।
यानी लघु बीजाणु चतुष्क कितने प्रकार का होता है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा कि लघु बीजाणु चतुष्क 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार कौन सा है यही समझते हैं। इसका जो सबसे पहला प्रकार होता है, इस पहले प्रकार को हम कहते हैं चतुष्फलकीय। क्या कहते हैं? पहले प्रकार को हम कहते हैं चतुष्फलकीय। और देखिए चतुष्फलकीय लघु बीजाणु चतुष्क में क्या होता है, इसमें जो लघु बीजाणु होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि यहाँ जो 3 लघु बीजाणु होते हैं, 3 लघु बीजाणु वो तो एक ही तल में होते हैं, अतः इनको हम एक दिशा से जब देखते हैं तो हमें 3 तो दिखाई देते हैं, लेकिन एक चूंकि इस तल में नहीं होता है, ये इसके पीछे होता है, तो वो दिखाई नहीं देता है। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या कहलाती है? ये व्यवस्था कहलाती है चतुष्फलकीय लघु बीजाणु चतुष्क। ये होता है, क्या होता है देखिए, 3 तो एक ही तल में होते हैं, तो एक साइड से देखने पर 3 दिखाई देते हैं, जबकि एक पीछे की ओर होता है वो दिखाई नहीं देता है। ये चतुष्फलकीय चतुष्क होता है। और इस प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है, इस प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है द्विबीजपत्री पादपों में। किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री पादपों में। कौन सा पाया जाता है? चतुष्फलकीय। दूसरा, ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है ये दूसरे रूप में पाया जाता है जिसको कहते हैं समद्विपार्श्वीय। तो लघु बीजाणु चतुष्क का जो दूसरा टाइप है वो हो जाता है समद्विपार्श्वीय। देखिए कुछ गलती हो गई है, ये 4 प्रकार के नहीं होते, ये और कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा सुधार लेना, 5 प्रकार के होते हैं। तो समद्विपार्श्व में क्या होता है? समद्विपार्श्व में जो लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं, 4 लघु बीजाणु जो बनते हैं ये चारों एक ही तल में होते हैं। और एक ही तल में होने के कारण जब आप इनको सामने से देखते हैं तो चारों लघु बीजाणु चतुष्क एक ही तल में आपको सामने से दिखाई दे जाते हैं। इस प्रकार से ये चारों लघु बीजाणु चतुष्क आपको एक ही साइड से दिखाई दे जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कहलाती है क्या? ये व्यवस्था कहलाती है समद्विपार्श्वीय लघु बीजाणु चतुष्क। और ऐसा किस में पाया जाता है? तो ऐसा पाया जाता है एक बीजपत्री पादपों में। तीसरी हम बात करते हैं कि जो लघु बीजाणु चतुष्क है वो कितने, तीसरा टाइप क्या है उसका? तो नंबर 30 का टाइप है क्रोशित। अब देखिए क्रोशित में क्या होता है कि क्रोशित में जो 2 लघु बीजाणु चतुष्क है, 2 लघु बीजाणु चतुष्क तो होते हैं लंबवत स्थिति में। लंबवत स्थिति में इस प्रकार से आप इसको दिखाई देते हैं, थोड़ा खड़ा है ना, इस प्रकार से। तो ये तो होते हैं लंबवत स्थिति में। और इसके नीचे जो 2 और लंबवत ही थे पहले, है ना, जैसे मैं मान लीजिए पहले ऐसा डैश डैश करके बनाऊं, तो पहले तो इस प्रकार से ये लंबवत ही थे, लेकिन ये क्रोशित है, ये घूम जाते हैं। इसे इस प्रकार से थे पहले, अब ऐसे घूम गए, यानी कि समकोण पर घूम जाते हैं। और समकोण पर घूमने के कारण इनकी व्यवस्था क्या हो जाती है? इनकी व्यवस्था इस प्रकार से हो जाती है। तो इधर से देखने पर हमको केवल एक ही दिखाई देता है, एक कहाँ चला जाता है? पीछे चला जाता है। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? इस व्यवस्था को हम कहते हैं क्रोशित लघु बीजाणु चतुष्क। क्या है इसमें? देखिए परिभाषा में बोलें तो कि ऊपर के 2 जो लघु बीजाणु हैं वो तो लंबवत होते हैं, परंतु नीचे के 2 लघु बीजाणु वो समकोण, ऊपर वाले जो लंबवत हैं उनके समकोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्रोशित लघु बीजाणु चतुष्क कहलाती है। और ये पाई जाती है किसमें? तो ये पाई जाती है मैग्नोलिया में। किसमें पाई जाती है? मैग्नोलिया में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। नंबर 4थे टाइप पर बात करें तो ये होता है टी आकार का, टी आकार का लघु बीजाणु चतुष्क। इसमें क्या होता है? तो सेम स्थिति होती है। इसमें भी जो ऊपर के 2 लघु बीजाणु चतुष्क हैं वो तो होते हैं लंबवत स्थिति में, इस प्रकार से लंबवत स्थिति में। लेकिन जो नीचे के 2
लघु बीजाणु हैं वो समकोण पर व्यवस्थित ना होकर के एक के नीचे एक अनुप्रस्थ रूप से इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो देखने पर यहाँ एक टी शेप बन जाता है, इसलिए इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क को क्या कहा जाता है? टी आकार का लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। और ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एरिस्टोलोकिया में। किस में पाया जाता है? एरिस्टोलोकिया, ये र है, एरिस्टोलोकिया में ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से 4 टाइप हो गए। अंतिम 5वां टाइप क्या होता है? तो नंबर 5वां टाइप होता है रेखिक लघु बीजाणु चतुष्क। क्या होता है? रेखिक लघु बीजाणु चतुष्क। और रेखिक लघु बीजाणु चतुष्क में क्या होता है कि बड़ा सिंपल है, चारों लघु बीजाणु जो बनते हैं वो केलोज भित्ति के द्वारा जुड़े होते हैं और इस प्रकार से रेखिक विन्यास में व्यवस्थित होते हैं। तो ये कहलाता है रेखिक लघु बीजाणु चतुष्क, जिसका एग्जाम्पल है हेलोफिला। हेलोफिला में ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी, लघु बीजाणु जनन। लेकिन जो ये लघु बीजाणु बनते हैं ये 4-4 के समूह में होते हैं, जिनको लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। और ये भी 5 प्रकार की व्यवस्थाएं इनमें पाई जाती है: चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्वीय, क्रॉसित, टी आकार और रेखिक। प्रत्येक का एग्जाम्पल द्विबीजपत्री पादप चतुष्फलकीय में, चतुष्फलकी व्यवस्था, समद्विपार्श्वीय किस्में एक बीजपत्री, क्रॉसित किस्में मैग्नोलिया, टी आकार किस्में एरिस्टोलोकिया और रेखिक किस्में होता है हेलोफिला में होता है। जब ये इनकी भित्ति गल जाती है और ये चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं तो ये गोलाकार हो जाते हैं और इसी स्थिति में इसको क्या कहते हैं? पराग कण कहते हैं। तो यहाँ तक की तो बात हमारी समाप्त होती है। अब आगे चर्चा करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है परागकोश का प्रस्फुटन। और देखिए, परागकोश का प्रस्फुटन पढ़ें उससे पहले ये एक और बात आप यहाँ पढ़ लीजिए कि अब ये क्या होगा। ये तो गल करके, जैसा मैंने बताया कि केलोज भित्ति गल करके अलग हो जाएगी और चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे? सब में, है ना, अलग अलग हो जाएंगे इस प्रकार से। तो अब ऐसा तो है नहीं कि लघु बीजाणु धानी में एक ही चतुष्क बना है, वहाँ तो बहुत सारे चतुष्क हैं। तो वहाँ पर जब बहुत सारे चतुष्क अलग होंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे क्या हो जाएंगे? परागकण बन जाएंगे, जैसा कि हमने उस डायग्राम में देखा भी था। हम एक बार फिर उस डायग्राम को देखते हैं। ये देखिए, है ना, इस डायग्राम में कि बहुत सारे जो है परागकण यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। तो कुछ कंडीशन में क्या होता है कि वो चतुष्क तो हट गया, लेकिन ये बहुत सारे परागकण जो बनते हैं ये भी आपस में एकत्रित होकर के गुच्छा बना लेते हैं परागकणों का। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कि चतुष्क था, केलोज भित्ति गली तो 4 परागकण बने, लेकिन ऐसे कई चतुष्क थे तो कई परागकण बने। अब क्या हुआ? ये सारे परागकण भी एक समूह में एकत्रित हो गए और इस प्रकार से जो एक रचना बनती है, इस रचना को क्या कह देते हैं? इस रचना को एक नाम दिया जाता है परागपिंड। क्या कहा जाता है? परागपिंड कहा जाता है। और या फिर आप इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है पोलोनियम। क्या कहा जाता है? पोलोनियम। तो इस प्रकार की रचना को पोलोनियम कहते हैं। हालांकि सभी पादपों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, पर जिन पादपों में देखने को मिलता है उसमें से एक पादप समूह है आर्किड्स। तो आर्किड्स जो पादप हैं उनमें इस प्रकार के परागपिंड या पोलोनियम देखने को मिल जाते हैं। दूसरी बात, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो ये चतुष्क बनते हैं, ये चतुष्क ही आपस में, जैसे मान लीजिए कि यार ये एक चतुष्क बना, ये एक और चतुष्क बना, कई सारे चतुष्क बनेंगे, ठीक है। तो कुछ पादपों में क्या होते हैं कि चतुष्क ही आपस में चिपक जाते हैं और एक समूह बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति कहलाती है संयुक्त परागकण। क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति को हम कहते हैं संयुक्त परागकण। और ऐसा कौन से पादपों में देखने को मिलता है? तो जो इसका एग्जाम्पल है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा में इस प्रकार से चतुष्क आपस में चिपक जाते हैं, जिसको संयुक्त परागकण कहते हैं। एक इसका एग्जाम्पल है टाइफा। टाइफा में भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा कभी कभी एक चतुष्क से, जनरली एक चतुष्क से क्या होता है, तीसरा इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात तो परागपिंड पढ़ लिया, दूसरा संयुक्त परागकण पढ़ लिया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात भी आप पढ़िए कि जनरली क्या होता है
इसको तो हटा देते हैं। जनरली क्या होता है, एक चतुष्क से 4 परागकण बनते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पात्रों में एक चतुष्क से 4 से अधिक परागकण भी बन सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इस स्थिति को कहते हैं बहु बीजाणुता। क्या कहते हैं इसको? बहु बीजाणुता कहते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ बता दी। जनरली ये मिलती नहीं है वीडियोस में, लेकिन आप इनको भी ध्यान रखना। अब आते हैं जो टॉपिक हमारा छूट गया था, परागकोश का प्रस्फुटन। तो देखिए, परागकोश के प्रस्फुटन में क्या होता है कि जब लघु बीजाणु धानी के अंदर ये परागकण बन जाते हैं, इस प्रकार से जब ये परागकण बन जाते हैं तो पहले परागकण बनने से पूर्व, अभी तो परागकण बन गए हैं, लेकिन परागकण बनने से पूर्व ये जो आप इस प्रकार से रिक्त स्थान देख रहे हैं, ऐसा कोई रिक्त स्थान होता नहीं है एक्चुअल में। ये इस प्रकार से पैक होती है, अंदर की तरफ होती है थोड़ा, तो इस प्रकार से ये क्या होती है, पैक होती है। लेकिन जब परागकण बन जाते हैं तो किस स्थिति में परागकण बनते हैं? पहले तो चतुष्क बनता है, जैसे चतुष्क बनता है, केलोज भित्ति से चिपके रहते हैं, लेकिन जब इसको आर्द्रता मिलती है तो केलोज भित्ति गल जाती है और इस प्रकार से परागकण अलग हो जाते हैं। उसी स्थिति में उस आर्द्रता के समय ही ये जो रेशेमय पट्टियां हैं, ये भी आर्द्रता को क्या कर लेती है, अंतस्थीसियम की रेशेदार पट्टियां सेलुलोज से जो निर्मित होती है, वो भी आर्द्रता को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। और जो इसका सबसे पतला हिस्सा होता है ये वाला, तो जब आर्द्रता ग्रहण करके ये फूलती है तो ये सबसे पतले हिस्से में जो इस जगह पे होता है, ये क्या हो जाता है, ये फट जाता है। और फटते ही जो अंदर परागकण बने हैं ये क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो यही घटना क्या कहलाती है, यही घटना परागकोश का प्रस्फुटन कहलाती है। तो एक्चुअल में परागकोश के प्रस्फुटन में हुआ क्या, परागकोश की भित्ति आर्द्रता ग्रहण करके क्या हो गई, फट गई। और उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण परागकण बाहर निकला, और बाहर निकाल करके फिर ये क्या करता है, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि ये हो गया परागकोश का प्रस्फुटन, और परागकण कहाँ निकल जाएंगे, परागकोश से बाहर निकल जाएंगे। भित्ति कैसे फटी, इस अंतस्थीसियम के कारण, क्योंकि इसमें अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियाँ पाई जाती है जो आर्द्रता ग्रहण करके फूलती है और अंततः सबसे कमजोर स्थान से फट जाती है। तो यही परागकोश का प्रस्फुटन है। परिभाषा की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगी परिभाषा परागकोश के प्रस्फुटन में, कि परागकोश की भित्ति का आर्द्रता ग्रहण कर फट जाना ही क्या कहलाता है, परागकोश का प्रस्फुटन कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गई। लेकिन कभी कभी परिभाषा ना पूछ करके आपसे पूछ लिया जाता है कि परागकोश के प्रस्फुटन के कारण क्या हैं। तो देखिए, परागकोश के प्रस्फुटन का कारण क्या है, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि कारण क्या है, तो कारण है 2। पहला कारण तो क्या है, वही जो हमने अभी पढ़ा कि अंतस्थीसियम जो है कि अल्फा सेलुलोज पट्टियां क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण कर फूल जाती है, जिसके कारण वो कमजोर स्थान से फट जाती है और अंदर जो परागकण बने हैं वो बाहर आ जाते हैं। दूसरा कारणों में एक ये भी समझ लिया जाता है कि जो इसी दौरान क्या होता है कि अंदर जो चतुष्क है, तो उस चतुष्क की जो केलोज भित्ति है वो भी क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण करके विघटित हो जाती है, जिससे परागकण पृथक हो जाते हैं और अंततः जो है अंदर से परागकोश की भित्ति पर दबाव पड़ता है और परागकोश की भित्ति क्या हो जाती है, फट जाती है। तो कारण पूछा जाए तो ये 2 कारण बताने हैं। कभी कभी कारण भी ना पूछकर परागकोश के प्रस्फुटन में कौन सहायता करता है, ऐसा पूछ लिया जाता है।
कौन सहायक होता है? तो सहायक कौन होता है? मैं एक बार फिर नाम लूँगा किसका? अंतस्थीसियम का। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है प्रस्फुटन में? अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम में भी किसका होता है? तो अल्फा सेलुलोज की पट्टियों का होता है। तो ये बात हो जाती है किसकी? परागकोश के प्रस्फुटन की। तो यहाँ पर हमारा परागकोश का प्रस्फुटन भी समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो परागकोश का प्रस्फुटन है, परागकोश का प्रस्फुटन, वास्तव में ये घटना है, ये घटना भी कितने प्रकार से हो सकती है? ये घटना भी 4 प्रकार से हो सकती है। अब इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं, हम उस पर भी फास्टली डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल ही है। देखिए क्या होता है कि जो परागकोश फटता है वो 4 तरीके से फट सकता है, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है अनुप्रस्थ प्रस्फुटन। क्या आता है? अनुप्रस्थ प्रस्फुटन। तो देखिए अनुप्रस्थ प्रस्फुटन क्या होता है? ये तो अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे, ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा, ये सब तो इंटरनल था। बाहर से कैसा होता है? बाहर से तो इस प्रकार का होगा। तो जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है मैं वही बनाता हूँ यहाँ पर। तो बाहर से परागकोश कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है। तो अंदर परागकण अभी बन करके क्या हो गए हैं? तैयार हो गए हैं। और इस स्थिति में अब आर्द्रता ग्रहण कर लिया अंतस्थीसियम ने और ये फटने जा रहा है। तो ये कैसे फटेगा भाई? तो ये इस प्रकार से फटेगा, अनुप्रस्थ, यानी इस प्रकार से अनुप्रस्थ एक दरार पड़ जाएगी इसमें, यहाँ ये इस प्रकार से एक अनुप्रस्थ दरार पड़ जाएगी और इसमें अग में से परागकण बाहर आएंगे। तो इस प्रकार से एक अनुप्रस्थ दरार पड़ रही है, तो इसको क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ प्रस्फुटन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ प्रस्फुटन कहेंगे। और यह अनुप्रस्थ प्रस्फुटन किन पादपों में पाया जाता है? तो इस प्रकार का प्रस्फुटन देखने को मिलता है तुलसी में। अनुप्रस्थ किस में? तुलसी में। दूसरा टाइप आ जाता है इसका अनुप्रस्थ के बिल्कुल विलोम, लंबवत। लंबवत प्रस्फुटन। तो देखिए लंबवत प्रस्फुटन में क्या होगा? वही परागकोश, लेकिन इस बार ये परागकोश ऐसे अनुप्रस्थ ना फट करके इस प्रकार से उदग्र दरार के रूप में फट जाता है, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से उदग्र दरार के रूप में ऐसे फट जाता है और यहाँ से परागकण बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है लंबवत प्रस्फुटन। और ये किस में पाया जाता है? तो इसका एग्जाम्पल है धतूरा, और कपास में भी इस प्रकार का प्रस्फुटन देखने को मिलता है। तीसरा परागकोश का प्रस्फुटन जो होता है वो छिद्र में भी हो सकता है। नाम से स्पष्ट है कि छिद्र में प्रस्फुटन में क्या होगा कि यहाँ जो परागकोश होगा उसमें जगह जगह छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे और उनमें से परागकण बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार का प्रस्फुटन क्या कहलाएगा? इस प्रकार का प्रस्फुटन कहलाएगा छिद्र में प्रस्फुटन, जो देखने को मिलता है किसमें? मकोय नाम के पादप में, ठीक है। और लास्ट चौथे टाइप की अगर हम बात करें तो लास्ट चौथा टाइप होता है कपाटीय प्रस्फुटन। कपाटीय प्रस्फुटन। और कपाटीय प्रस्फुटन में क्या होता है? कपाटीय प्रस्फुटन में जो परागकोश होता है, इस परागकोश में यहाँ तो पूरा का पूरा पाली में दरार हो गई थी, फट गया था, लेकिन यहाँ एक ही पाली में कई दरारें हो जाती इस प्रकार से और छोटे छोटे कपाट बन जाते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर कपाटीय प्रस्फुटन कहलाता है अगर ऐसे फट रहा है तो। और ये देखा जाता है बारबेरी में। किसमें देखा जाता है? बारबेरी में। बारबेरी में। तो इस प्रकार से परागकोश का प्रस्फुटन कैसे होता है आज हमने वो घटना भी समझ ली। और अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या हमने पढ़ लिया है? तो अब तक हमने पढ़ा है कि एक लघु बीजाणुधानी होती है,
उस लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण बनता है, ये भी पढ़ लिया, और किस प्रकार से परागकण यहाँ से बाहर आता है, यानी परागकोश प्रस्फुटन होता है और अंदर जितना भी परागकण बना है वो बाहर वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप परागकोश का प्रस्फुटन कहते हैं। अब बाहर आने के बाद क्या होता है, परागकण अब क्या करेगा, ये जानने के लिए बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।